एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर में उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो एनसीईआरटी बुक होता है उसमें चैप्टर के साथ साथ बीच में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिया रहता है और लास्ट में कुछ अभ्यास प्रश्न होता है। जो बीच बीच वाला क्वेश्चन आंसर है उसे हम लोग आज खत्म करेंगे और जो अभ्यास प्रश्न बच जाएगा वो अगले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा समय गवाए। सबसे पहले हम लोग आंतरिक प्रश्न जो पहला है सबसे पहले दिया हुआ होगा किताब में उसको खत्म करेंगे। इंटरनल क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में सोल्यूशन कराया गया है। इसमें देखिएगा आगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने यानी बर्निंग कराने के लिए उसे साफ करना क्यों जरूरी है, क्यों क्लीन करना आवश्यक है। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग खुले अवस्था में छोड़ देते हैं मैग्नीशियम को, यदि हम इतने बड़े कोई मैग्नीशियम के टुकड़े को खुले में छोड़ देते हैं हवा में, तो खुले में छोड़ देने से मैग्नीशियम जो है एक क्रियाशील पदार्थ है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। तो ज्यादा क्रियाशील धातु होने के कारण ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम को जब खुले में छोड़ देते हैं हम लोग तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पर जैसे देखिए ये धातु है तो धातु का ये सारा भाग थोड़ी ना क्रिया करेगा, धातु के जो अंदर वाले भाग है वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये धातु का ऊपरी सतह है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत ऐसे ऊपर की ओर चढ़ जाता है ऐसे। और धातु के ऊपर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है तो इसके कारण जलने में कठिनाई होती है। जब हम इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम सही से जल नहीं पाता है। तो इसलिए जब हमको मैग्नीशियम को जलाना होता है, बर्न कराना होता है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है ना ऊपर वाला, इस लेयर को साफ करने की आवश्यकता होती है। और जब इसे साफ कर देते हैं तो फिर ये आसानी से जल जाता है। तो मेन रीजन क्या है मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का? तो मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का मेन रीजन यही है कि जो है खुले अवस्था में जब मैग्नीशियम को छोड़ा जाता है तो यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो मैग्नीशियम को बर्न करने में यानी कि जलाने में कठिनाई उत्पन्न करता है। और जैसे ही उसे साफ करके हटा दिया जाता है फिर मैग्नीशियम को जलाना आसान हो जाता है। यही रीजन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले उसे क्लीन करना जरूरी है। देखिए मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत चढ़ जाने के कारण मैग्नीशियम ठीक से नहीं जल पाता है, इसलिए जलाने से पहले इसे साफ किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे इसमें कि इन द ओपन यानी कि खुले में मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है ना वो मैग्नीशियम पे चढ़ जाता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण, उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम डज नॉट बर्न प्रॉपर्ली और मैग्नीशियम सही से जल नहीं पाता है। और इसीलिए देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू क्लीन मैग्नीशियम बिफोर बर्निंग इन द एयर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। उतारना है तो उतार लीजिए इसको, रोक के वीडियो को आराम से आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो इक्वेशन दिया गया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, इस केमिकल रिएक्शन का हमें इक्वेशन लिखना है, वो भी बैलेंस इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में भी ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन यानी कि H2 अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ और बनाता क्या है, HCl। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन जो कि बैलेंस नहीं है अभी, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 और क्लोरीन भी 2। इधर हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1, यहाँ पे 2 से हम गुणा कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। इधर भी क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन, इट इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। यहां से जो है इसे घेर देते हैं, हो गया पहला का आंसर खत्म। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बेरियम
क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं। बेरियम क्लोराइड जो है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इसका देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, ये हो गया बेरियम क्लोराइड, रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। अब देखिए इसे बैलेंस करने की जरूरत है, हम लोग इसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेटल को देखिए, तो इधर बेरियम कितना है 1, इधर भी बेरियम कितना है 1, तो ये बेरियम जो है बैलेंस है। एल्यूमिनियम इधर 2 है, जबकि इधर कितना है 1, तो यहाँ पे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, और इधर भी एल्यूमिनियम कितना है 2। अब देखिए एल्यूमिनियम 2 होने के कारण क्लोरीन कितना होगा, 3 2 जा 6, क्लोरीन जो है वो इधर 6 हो गया, तो इधर भी क्लोरीन को 6 करना होगा, इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब क्लोरीन हो गया 6, लेकिन बेरियम गड़बड़ा गया, बेरियम कितना हो गया इधर 3, तो बेरियम को 3 होते ही इधर भी बेरियम को 3 करने की जरूरत है, तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बेरियम हो गया 3। अब सल्फेट देखिए, सल्फर कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना 4 3 जा 12 यानी कि 12, ऑक्सीजन 12 है और सल्फर 3 है। यहाँ पे देखिए सल्फर 3 और ऑक्सीजन 4 के 12, तो अब जो है ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह से इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, और यही हमारा आंसर हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। इस दिए गए अभिक्रिया के लिए यही है संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे उतार लीजिएगा। ये रहा, तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कहा जा रहा है कि सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके यानी कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या होगा, सोडियम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, H2O के साथ, और बनाते क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ये गैस बन के उड़ जाता है। और इसका हमको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। सोडियम इधर 1, तो इधर भी सोडियम कितना है 1 ही है, तो सोडियम तो बैलेंस है। बाकी अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो इधर 2 है और इधर 2 और 1 कितना हो गया 3, और ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 3 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी कितना है 2, बस केवल सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ पे सोडियम का संख्या कितना है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 4, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 2, और तीर की इधर देखा जाए, ये तो इधर का हो गया, तीर के निशान की इधर सोडियम कितना है यहाँ भी 2, ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4, तो ये भी हो गया बैलेंस इक्वेशन। किसके लिए, तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उसके लिए। ये रहा, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तीसरा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। मतलब जो हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है बैलेंस होना चाहिए, और उसका स्टेट यानी कि अवस्था बताना चाहिए कि वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या जलीय विलयन में है, तो उस अवस्था को भी बताने के साथ साथ जो है हमें इक्वेशन लिखने की आवश्यकता है इसमें। देखिए सबसे पहले क्या है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। देखिए क्या क्या अभिक्रिया है, solution of barium chloride and sodium sulfate, यानी कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड लिख देते हैं BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये दोनों जो है रिएक्ट करते हैं, कहाँ रिएक्ट करते हैं, पानी में,
ये जलीय विलयन है, इसको पहले मिटा के साफ साफ लिखते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2, और ये जलीय विलयन है ना, तो इसलिए इसे हम लिखेंगे AQ, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन को AQ से डिनोट किया जाता है। तो ये अवस्था हो गया इसका। रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ये भी जलीय विलयन है, इसलिए इसके लिए भी क्या लिखेंगे? AQ, एक्वस सॉल्यूशन। बनाता क्या है अभिक्रिया करके? सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl, ये तो विलयन बन गया, ये भी जो है विलयन में घुल गया। लेकिन जो लास्ट वाला बचता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। तो जो बेरियम सल्फेट बना BaSO4, ये अघुलनशील है, जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है इन वाटर। तो इसलिए ये जाके बर्तन के पेंदी में नीचे बैठ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप बनता है, यानी कि इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बनता है। तो यह है इसका स्टेट के साथ बैलेंस है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। Ba इधर उतना है, उधर भी एक ही है। सोडियम इधर 2 है और इधर कितना है? 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सोडियम इधर 2 है, तो सोडियम इधर कितना हो गया? 2। क्लोरीन इधर 2 है, तो क्लोरीन यहाँ भी कितना हो गया? 2। रही बात सल्फेट की, तो सल्फेट यहाँ पे एक बार, सल्फेट यहाँ पे एक बार, ये भी ये हो गया बैलेंस। और यही है बैलेंस इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। हो गया पहला खत्म। बस इसमें स्टेट के साथ दिखाना है। पहला क्वेश्चन में यही अंतर था कि पहले क्वेश्चन में स्टेट नहीं दिखाना था, मतलब पदार्थ की अवस्था को नहीं दिखाना था कि वो किस अवस्था में है, और इसमें जो है पदार्थ की अवस्था को भी दिखाने की जरूरत है। अच्छा, इसको उतारना हो तो देख लीजिए, उतार लीजिएगा अपना अच्छे से, रोक के वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यहाँ पे देखिए आ गया अंग्रेजी, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर NaOH, और पानी में घुला हुआ, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन AQ, एक्वस सॉल्यूशन। रिएक्ट करता है किसके साथ? रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है इन वाटर, ये भी जो है पानी में ही घुला हुआ है, वाटर में रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। बनता क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन ही बनता है पानी में, एंड वाटर, और क्या बनता है? वाटर H2O। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में, तो इसलिए उसके लिए लिक्विड का संकेत लगा दिए। देखिए, यदि G लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि गैस है, S लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि सॉलिड है यानी ठोस, और L लिखा हुआ है तो मतलब लिक्विड, इसका मतलब होता है द्रव। और एक रहता है AQ, इसका मतलब होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा आंसर, NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला जो आंतरिक क्वेश्चन था, पार्ट के अंदर बीच में जो क्वेश्चन आता है वो 3 पार्ट में, जिसमें से पहला पार्ट खत्म हो गया। पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन था, तीनों हम लोग बना लिए हैं। अब जो है दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में देखा जाएगा क्या क्या दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। मतलब जो है दीवारों की सफेदी करने के लिए, पुताई करने के लिए एक सॉल्यूशन का यूज होता है, वो सॉल्यूशन है X का। ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप से पूछ रहा है कि हम जो है एक विलयन का पान करते, मतलब एक विलयन पीते हैं, ठीक है, एक पदार्थ का जलीय विलयन पीते हैं गर्मी के दिनों में, और उससे हमें मीठा लगता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम चीनी के विलयन को पीते हैं। वैसे ये पूछा जा रहा है कि एक पदार्थ है X, जिसके विलयन का यूज किया जाता है दीवारों की पुताई करने के लिए, तो उस पदार्थ का नाम बताइए और उसका जल के साथ अभिक्रिया बताइए, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम पदार्थ X क्या है? पदार्थ X जो है आपका X, वो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड।
इंग्लिश में कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला इसका क्या होता है, CaO। इसी का यूज किया जाता है, इसी के जलीय विलयन का यूज किया जाता है दीवारों की पुताई करने के लिए। और देखिए इसका जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, तो जल के साथ अभिक्रिया CaO प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हो गया इसका आंसर। सबसे पहले पदार्थ का नाम बताना था, तो वो पदार्थ यानी मैटर का नाम ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और इसका जो है वाटर के साथ रिएक्शन दिखाना था, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे पार्ट वाले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि क्रियाकलाप 1.7 में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. कहा जा रहा है, ये देखिए ये क्रियाकलाप 1.7 जो था आपका एनसीईआरटी में, हम उसको यहाँ से ला दिए हैं, काट के लाए हैं। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक जग है प्लास्टिक का, इस प्लास्टिक के जग में जो है दो छेद करके इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड। बैटरी से इसमें चार्ज दिया जाता है और इसमें जो है इसका समझिए तो H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, H2O का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, तो H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2H2 होगा, बैलेंस तब ना होगा। तो यहां से पूछा जा रहा है कि जब ये देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है और एक कैथोड है, एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे कि जब H2 जो है टूटता है ना, टूट के जब H2 और O2 बनता है तो ये जो है एनोड के पास जाता है, एनोड, और ये जो है कैथोड के पास जाता है, एनोड और कैथोड। तो यहाँ पे कैथोड पे ऑटोमेटिकली जो गैस होगा वो ज्यादा होगा और कैथोड पर कम होगा, क्योंकि कैथोड पर ऑक्सीजन जाता है और एनोड पर हाइड्रोजन। और जल के एक अणु में यानी कि एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं जबकि ऑक्सीजन के 1 एटम होते हैं। तो ऑक्सीजन के 1 एटम यानी कि 1 परमाणु होने के कारण जो है कम होगा गैस का मान, और हाइड्रोजन का 2 परमाणु जल के एक ही अणु में उपस्थित होने के कारण एक के पास, देखिए जहां पे हाइड्रोजन जाएगा वहां पे ऑटोमेटिक गैस दुगना होगा और जहां पे ऑक्सीजन जाएगा वहां पे गैस कम होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि जो ये 1.7 में क्रियाकलाप किया गया है, इस क्रियाकलाप में एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो दूसरे से दुगना है। ठीक है, और जो दुगना है वो गैस कौन है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन दुगना रहेगा और ऑक्सीजन उसका आधा रहेगा। इसका आंसर यहाँ पे है, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए in activity 1.7 water is electrolyzed and the resulting hydrogen and oxygen, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनता है उससे are collected in separate test tubes, मतलब अलग अलग परत नलियों में उसे इकट्ठा किया गया है। यहाँ पे ऊपर हिंदी भी लिखा हुआ है, हिंदी उतार लीजिए। अब देखिए हमें पता है कि जल में अनुपात जो है यानी रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो होता है 2। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वाटर में वो है 2:1, यानी कि हमेशा जो हाइड्रोजन होगा वो दुगना होगा किससे, ऑक्सीजन से। तो यही रीजन है कि एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस कलेक्ट होते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में कम गैस कलेक्ट होते हैं, और जो ज्यादा होता है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस ज्यादा यानी कि दुगना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कंप्लीट है इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है कि जब लोहे की कील यानी कि नेल ऑफ आयरन, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन क्या होता है, CuSO4, और कॉपर सल्फेट का जो विलयन है AQ, इसका रंग होता है नीला। जैसे ही इसमें लोहे की कील को डुबाते हैं, फेरस को डुबाते हैं, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है कि ये जो फेरस है वो यहां से Cu को हटा के खुद घुस जाता है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहाँ पे। फेरस जो है कॉपर को हटा के खुद घुस जाता है यहाँ पे और बनता है फेरस सल्फेट और प्लस Cu अलग हो जाता है। तो जैसे ही ये Cu को हटा के खुद घुसता है फेरस, तो इसका रंग बदल जाता है, रंग हो जाता है हल्का हरा, ठीक है, लाइट ग्रीन। ये है ब्लू, ब्लू, और ये लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, और ये कॉपर हो जाता है। तो मेन रीजन यही है कि जो फेरस है ना, फेरस जब लोहे की कील को डुबाते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी कि सॉल्यूशन में, तो फेरस जो है कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देता है हटा के और खुद वहां पे आ जाता है, और खुद जैसे ही यहाँ पे प्रवेश करता है इसका रंग हो जाता है हल्का हरा, और कुछ नहीं। आंसर देख लीजिएगा यहाँ पे, आयरन रॉड्स आर, यहाँ से देखिए, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू होता है। लेकिन व्हेन आयरन रॉड्स आर डिप्ड इन दिस सॉल्यूशन, जैसे ही आयरन के रॉड यानी नेल जो भी है काटी डालते हैं उसमें कील, तो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड टेक्स इट्स प्लेस। फेरस जो है इसको हटा देता है वहां से और खुद उसका स्थान ले लेता है, यानी कि उसका प्लेस ले लेता है। और दिस मीन्स दैट फेरस सल्फेट इज फॉर्म, और इसका अर्थ ये होता है कि बनता क्या है? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हल्का हरा। तो यही रीजन है कि रंग जो है बदल जाता है, क्योंकि पदार्थ ही बदल गया तो रंग तो बदलेगा ही ना। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है क्लियर कर लिए, वो भी आंतरिक प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और पार्ट 3 में आते हैं। आंतरिक प्रश्न का पार्ट 3 जो किताब के अंदर है, उसका पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी क्रियाकलाप 1.10, इसमें एक रिएक्शन दिया गया है। रिएक्शन ये है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। इसमें जो दिया हुआ है वो लिखा है, देखिए, सोडियम सल्फेट रिएक्ट करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, और बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बनाते क्या है? बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये दिया हुआ है किसमें? एक्टिविटी 1.10 में। और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। जो इस एक्टिविटी में गिवन है इसको छोड़ के हमें एक नया अपने से रिएक्शन बताना है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। तो वो देखिए क्या हो सकता है। सिंपल है, हम ले लेते हैं कि ZnSO, यहाँ पे जो है ZnSO4 प्लस CuCl2, ZnCl2 बनता है प्लस CuSO4। ये रिएक्शन का हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। क्या हो सकता है एग्जांपल? ये इसका आंसर है। जिंक सल्फेट की अभिक्रिया जब कॉपर क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो जिंक क्लोराइड तथा कॉपर सल्फेट बनता है। ये इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड, वो भी कैसा? एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बनता क्या है? जिंक क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। इस जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है जो रिएक्शन, उससे छोड़ के एक अलग रिएक्शन हो गया। यहाँ पे यही पूछा जा रहा था और कुछ ज्यादा नहीं था इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में से पहचाने की कौन उपचयित है और कौन अपचयित है, यानी कि पहचाने की कौन ऑक्सीडाइज्ड है और कौन रिड्यूस्ड है। तो देखिए समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन यानी कि ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन का घटना अपचयन, यानी कि रिड्यूस्ड। सेम कंडीशन है हाइड्रोजन का जुड़ना, उल्टा हो जाता है इसमें। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब अपचयन और हाइड्रोजन का घटना मतलब उपचयन। लेकिन एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है अपचयन, और इलेक्ट्रॉन त्याग होता है उपचयन। तो बस यही 6 में से कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई हो रहा होगा। जो अप्लाई होगा वो हम बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें,
पहला क्वेश्चन देखा जाए तो सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए ये जो है एक सोडियम Na2O जो बना है ये एक आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में ये जो है पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिया है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। वैसे भी सोडियम जो है मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, त्याग करते हैं, और जो है गेन कौन करता है इलेक्ट्रॉन? नॉन मेटल ये ऑक्सीजन। तो यहां से क्या पता चलता है कि जो सोडियम है इसका जो है सोडियम का उपचयन हुआ है, क्योंकि ये त्याग किया है। उपचयन मतलब ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अपचयन यानी कि रिड्यूस्ड। ये हो गया पहला का सॉल्यूशन। दूसरा में आते हैं। दूसरा का क्या है हल? CuO जब H2 से रिएक्ट करता है तो Cu अलग हो जाता है, यानी कि इसका ऑक्सीजन छीन लिया जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है, इसमें से ऑक्सीजन घट गया और बना क्या? H2O, और H2 को ऑक्सीजन जाके मिल गया। तो Cu जिससे ऑक्सीजन छीन लिया गया है, CuO जिससे ऑक्सीजन छीन लिया गया है, वो उसका हो गया अपचयन, यानी कि ये हो गया रिड्यूस्ड। अपचयन हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। और कौन बचा? H2 को तो बाद में ऑक्सीजन मिल जा रहा है ना, H2 को ऑक्सीजन मिल जा रहा है, तो इसलिए हो गया उपचयन। इसका उपचयन ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरह से हो गया एनसीईआरटी के आंतरिक प्रश्नों यानी इंटरनल क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन यहाँ पे। अब जो आगे होगा इसके बाद वो हमारा होगा अभ्यास प्रश्न, एक्सरसाइज, जो लास्ट में होता है चैप्टर खत्म होने के बाद दिया होता है, वो अगले वीडियो यानी कि कल आ जाएगा। इतना जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा अपना कॉपी में, ताकि जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूट न जाए। अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए इसका सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहां तक लास्ट था, इसके बाद लास्ट तक बने रहें, इसके लिए थैंक यू। अगर कोई और पढ़ना चाहता है और पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, बताइएगा किसी और को भी कि वो भी यहाँ से पढ़ सके। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको नोट्स जो है बनाने का जरूरत पड़ता है तो एकदम बनाया हुआ यहाँ पे मिलता ही है, आराम से लिख लीजिए इसी को। आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और आगे जो बच गया अभ्यास प्रश्न वो कल किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।